बिना एक भी मिसाइल दागे या बिना कोई सेना भेजे किसी देश के परमाणु कार्यक्रम को सालों पीछे धकेल दिया जाए। सोचकर देखिए, कोई बम नहीं, बस एक कंप्यूटर वायरस। बिल्कुल। और मध्य पूर्व में आज की जो लड़ाई है वो हथियारों से कहीं ज्यादा इसी बात की है कि कौन किसकी अर्थव्यवस्था और नेटवर्क को अदृश्य रहकर तबाह कर सकता है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम कुछ बहुत ही अहम सामरिक दस्तावेजों, भू राजनीतिक विश्लेषणों और ताज़ा रणनीतिक समीक्षाओं पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे इस जटिल त्रिकोणीय संघर्ष की परतें खोलते हैं। सही बात है। और आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस भारी भरकम जानकारी का सार निकालें। हमें समझना है कि क्या ये तनाव वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्तित्व को बचाने की मजबूरी है, या फिर बस एक वैश्विक प्रभाव, सामरिक नियंत्रण और स्वाभिमान की बेहद महंगी लड़ाई बन चुका है। क्योंकि सतह पर तो हमें रॉकेट और मिसाइलें ही दिखती हैं, लेकिन असली कहानी उनके पीछे चलने वाले अर्थशास्त्र में छपी है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, इस पूरी स्थिति को गहराई से समझने के लिए केवल ताज़ा बयानों या हालिया हमलों को देखना काफ़ी नहीं होगा। जो दस्तावेज हम खंगाल रहे हैं वो स्पष्ट करते हैं कि कोई भी देश शून्य में फैसले नहीं लेता। मतलब हर चीज का एक बैकग्राउंड है। बिल्कुल। हर मिसाइल लॉन्च और हर आर्थिक प्रतिबंध के पीछे एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ये टकराव मूल रूप से एक वैचारिक और भौगोलिक खाई का परिणाम है। और उस वैचारिक खाई को समझने के लिए हमें प्रॉक्सी युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉरफेयर की रणनीति को देखना होगा। मैं इसे एक तरह की वेंचर कैपिटल फंडिंग की तरह देखती हूँ। वेंचर कैपिटल फंडिंग, ये एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है ना? मतलब ईरान सीधे अपनी सेना नहीं भेजता है। इसके बजाय वो लेबनान, यमन या इराक में बैठे अलग-अलग हथियारबंद स्टार्टअप गुटों में पैसा, ट्रेनिंग और तकनीक का निवेश करता है। और अगर वो गुट इजराइल या अमेरिकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाते हैं तो ईरान को बिना कोई सीधा सैन्य रिस्क लिए ही एक तरह का रणनीतिक प्रॉफिट मिल जाता है। एकदम सही। और हर वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह यहाँ भी मुख्य लक्ष्य कम जोखिम में अधिकतम प्रभाव पैदा करना है। ईरान की रणनीति का मूल सिद्धांत अस्वीकार्यता या जिसे प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहते हैं वो है। अच्छा, मतलब वो मुकर सकते हैं। हाँ, जब हिजबुल्ला या हौथी विद्रोही कोई हमला करते हैं तो ईरान कह सकता है कि देखिए ये स्वतंत्र गुट हैं जो अपने फैसले खुद लेते हैं। लेकिन जमीन पे इस फंडिंग का असर बहुत गहरा होता है, खासकर इजराइल के भौगोलिक आकार को देखें तो। बिल्कुल। इजराइल एक बहुत छोटा देश है। उसकी सीमाएं लेबनान, सीरिया और जॉर्डन से लगती हैं। तो जब ईरान इन प्रॉक्सी समूहों को इजराइल की सीमाओं के पास उन्नत रॉकेट और मिसाइल तकनीक मुहैया कराता है तो इजराइल के लिए ये महज एक राजनीतिक विवाद नहीं रह जाता। सही कहा, ये सीधे तौर पर उसके अस्तित्व पर मंडराता खतरा बन जाता है। और शायद इसी खतरे को टालने के लिए इजराइल ने कैंपेन बिटवीन द वॉर्स नाम की रणनीति अपनाई है। हाँ, वो इंतजार नहीं करते कि कोई गुट उन पर बड़ा हमला करे। बिल्कुल, वो लगातार सीरिया और लेबनान में हथियारों की सप्लाई चेन और काफिलों पर प्रीएम्प्टिव यानी एहतियाती हमले करता रहता है। वे उन रास्तों को काटने की कोशिश करते हैं जहां से ईरान का ये वेंचर कैपिटल निवेश उन गुटों तक पहुंचता है। और इस पूरे समीकरण में हम अमेरिका की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। मध्य पूर्व में अमेरिका का लक्ष्य केवल इजराइल की रक्षा करना नहीं है। अमेरिकी रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा वैश्विक व्यापार मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखना है। जैसे हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाला इलाका। बिल्कुल। उन संकरे समुद्री रास्तों से दुनिया के तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर इन प्रॉक्सी गुटों या ईरान द्वारा इन मार्गों पर कोई भी रुकावट पैदा की जाती है तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। लेकिन इन प्रॉक्सी गुटों को हथियारों से लैस करने के लिए भारी फंडिंग की जरूरत तो होती है। हाँ, और यहीं से कहानी मुड़ती है अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और सबसे बड़े विवादित मुद्दे की तरफ, यानी ईरान का परमाणु कार्यक्रम। बिल्कुल। जब हम कूटनीतिक विफलताओं की बात करते हैं तो स्रोतों में सामरिक विश्लेषक बार-बार 2018 की उस कदम का जिक्र करते हैं। मेरा मतलब है जब तत्कालीन अमेरिकी प्रशासन ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA से बाहर निकलने का फैसला किया था, जिसे हम आम भाषा में ईरान परमाणु समझौता कहते हैं। हाँ, आलोचकों और विशेषज्ञों का तर्क है कि इस एक फैसले ने तनाव को एक ऐसे बिंदु पर ला खड़ा किया जहां से वापसी मुश्किल हो गई। तो क्या
ये कूटनीतिक विफलता अमेरिका की अपनी बनाई हुई है? देखिए, यहाँ हमें थोड़ा व्यापक संदर्भ देखना होगा। केवल उस एक फैसले को एकमात्र कारण मानना शायद पूरी सच्चाई नहीं है। ईरान की अपनी नीतियां और इजराइल की सुरक्षा चिंताएं भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। समझ रही हूँ। JCPOA का जो गणित था वो बहुत ही तकनीकी था। उसका मुख्य लक्ष्य ब्रेकआउट टाइम को बढ़ाना था। ब्रेकआउट टाइम मतलब वो समय जो किसी देश को बम बनाने लायक यूरेनियम संवर्धित करने में लगता है ना? एकदम सही। तो समझौते के तहत ईरान ने अपने सेंट्रीफ्यूज की संख्या घटाई और यूरेनियम संवर्धन की सीमा को केवल 3.67% तक सीमित कर दिया। जो कि केवल शांतिपूर्ण ऊर्जा उत्पादन के काम आ सकता है। हाँ, और इसके बदले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उस पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए थे। तो अगर वो गणित इतना ही सुरक्षित था और काम कर रहा था, तो फिर अमेरिका ने उससे बाहर आने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे क्या तर्क थे? विरोधियों का तर्क था कि ये डील अधूरी है। इसमें सनसेट क्लॉज थे, यानी कुछ पाबंदियां 10 या 15 साल बाद अपने आप खत्म हो जाती। ओहो, मतलब एक तय समय के बाद ईरान फिर से आजाद हो जाता। बिल्कुल। और इसके अलावा इस समझौते में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और पूरे मध्य पूर्व में फैले उसके प्रॉक्सी नेटवर्क की फंडिंग को लेकर कोई रोक नहीं लगाई गई थी। और शायद इसी तर्क के आधार पर अमेरिका ने डील रद्द की और मैक्सिमम प्रेशर यानी अधिकतम दबाव की नीति लागू की। हाँ, और ये नीति कोई साधारण प्रतिबंध नहीं थी। इसमें सेकेंडरी सैंक्शंस का इस्तेमाल किया गया। इसका मैकेनिज्म तो बहुत आक्रामक था। अमेरिका ने दुनिया भर के देशों और बैंकों के सामने एक सीधी शर्त रख दी थी कि या तो आप ईरान के साथ व्यापार कीजिए या फिर अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी वित्तीय प्रणाली का इस्तेमाल कीजिए। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। और इसका नतीजा ये हुआ कि ईरान का तेल निर्यात, जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, रातों रात औंधे मुंह गिर गया। तो इस आर्थिक नाकेबंदी का उद्देश्य क्या ईरान की सरकार को घुटनों पर लाना था? हाँ, ताकि वे एक नए और अधिक कड़े समझौते के लिए बातचीत की नींव पर आएं। लेकिन कूटनीति में अक्सर अनप्रेडिक्टेड रिजल्ट्स या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। मतलब दांव उल्टा पड़ गया। एक तरह से हाँ। अर्थव्यवस्था तबाह होने के बावजूद ईरान झुका नहीं, उल्टे उसने अपनी परमाणु गतिविधियों को तेज कर दिया। मैंने पढ़ा था कि आज के सामरिक आकलन बताते हैं कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को 60% तक बढ़ा लिया है, जो कि हथियारों के इस्तेमाल वाले 90% के स्तर से बस कुछ ही कदम दूर है। और इस कदम ने इजराइल और अमेरिका की चिंता को चरम पर पहुंचा दिया है। तो जब तनाव इस स्तर पर पहुंच गया है, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पश्चिमी देशों ने ईरान की क्षमता को समझने में कोई भूल की है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमें असम्मित युद्ध या एसिमेट्रिक वॉरफेयर को समझना होगा। ये कोई सेनाओं की आमने सामने की टक्कर नहीं है। हाँ, ये तो एक तरह का आर्थिक और तकनीकी युद्ध है। मैं इसे एक बॉक्सिंग रिंग के बजाय एक शैडो बॉक्सिंग की तरह देखती हूँ। और बहुत सही तुलना है। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए ईरान का एक शाहिद ड्रोन महज $20,000 का है, और उस एक सस्ते ड्रोन को हवा में नष्ट करने के लिए इजराइल जो आयरन डोम या अन्य उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों का इंटरसेप्टर मिसाइल दागता है, उसकी कीमत 50,000 से लेकर कई लाख डॉलर तक हो सकती है। यही लागत का असंतुलन असम्मित युद्ध का मुख्य आधार है। तो जब वे एक साथ दर्जनों सस्ते ड्रोन का झुंड या स्वॉर्म भेजते हैं, तो वे केवल सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बना रहे होते। बिल्कुल नहीं, वे विरोधी देश की अर्थव्यवस्था और उसके रक्षा बजट को थका रहे होते हैं। अमेरिका की पारंपरिक सैन्य शक्ति बेजोड़ है, लेकिन ईरान ने अपनी रणनीति बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन्स और साइबर हमलों की ओर मोड़ दी है। तो इस शैडो बॉक्सिंग को देखते हुए क्या ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इजराइल और अमेरिका पीछे हट रहे हैं? रणनीतिक भाषा में इसे भागना या पीछे हटना नहीं कहते। इसे रणनीतिक पुनर्संतुलन या स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन कहा जाता है। अच्छा। वे एक बड़े पैमाने के क्षेत्रीय युद्ध में जाने का मतलब समझते हैं। इराक और अफगानिस्तान के अनुभव ने सिखाया है कि युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन उसे खत्म करना बेहद मुश्किल। मतलब कोई स्पष्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं होती। सही बात। इसलिए वे सीमित हवाई हमले करते हैं, लेकिन एक रेड लाइन बनाए रखते हैं ताकि पूर्ण युद्ध न भड़के। और पूर्ण युद्ध से बचने का ये प्रयास केवल सैन्य कूटनीति नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैश्विक अर्थशास्त्र भी काम कर रहा है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब इसका सीधा असर दुनिया भर पर पड़ता है। इसका एक बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट है। हाँ, जैसे जब लाल सागर या हॉर्मोज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता है, तो व्यापारिक जहाज़ों का इंश्योरेंस प्रीमियम अचानक बढ़ जाता है। और जहाज़ों को अफ्रीका के चक्कर लगाकर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है।
इससे लॉजिस्टिक्स का खर्च बढ़ता है। और रातों रात बाजारों में कच्चे तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, जिसका सीधा असर परिवहन और रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों की महंगाई पर पड़ता है। बिल्कुल। और आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका दीर्घकालिक असर भी है। जब भी मध्य पूर्व में अमेरिका अपनी उपस्थिति कम करने का संकेत देता है, तो एक शक्ति शून्य पैदा होता है। पावर वैक्यूम। और चीन और रूस जैसे देश इस शून्य का फायदा उठा रहे हैं। एकदम सही। उदाहरण के लिए चीन ने हाल ही में सऊदी अरब और ईरान के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल करवाने में मध्यस्थता की। और वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत भारी निवेश भी कर रहा है। हाँ, दुनिया तेजी से बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर हो रही है। और इस बहुध्रुवीय दुनिया में युद्ध लड़ने के तरीके भी बदल चुके हैं। हमारी चर्चा की शुरुआत में जिस कंप्यूटर वायरस का जिक्र हुआ था, वो स्टक्सनेट था, जिसने वर्षों पहले ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूज को हैक करके बर्बाद कर दिया था। तो आज का युद्ध जमीन, पानी या हवा से आगे बढ़कर साइबर स्पेस में लड़ा जा रहा है। अस्पतालों के डेटाबेस को लॉक कर देना, पावर ग्रिड को हैक करके शहर को अंधेरे में डुबो देना, या बैंकिंग सिस्टम को पंगु बना देना। ये सब बिना एक भी सैनिक भेजे दुश्मन को पस्त करने के नए हथियार हैं। और साइबर युद्ध के साथ साथ सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी लड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके नैरेटिव सेट किया जाता है। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के जरिए नागरिकों के बीच अपनी ही सरकार के प्रति अविश्वास पैदा किया जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो समाज को भीतर से कमजोर करता है। तो इन सभी परतों को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्य पूर्व का ये त्रिकोणीय संघर्ष महज किसी जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं है। इसमें अस्तित्व को बचाने की चिंताएं हैं, दशकों पुराना अविश्वास है और रणनीतिक दबदबे की जिद है। एक गलत आकलन, एक भटकी हुई मिसाइल या एक बड़ा साइबर हमला उस रेड लाइन को पार कर सकता है, जिससे बचने की कोशिश सभी पक्ष कर रहे हैं। इसीलिए संचार के चैनल खुले रहना बहुत आवश्यक है। संवाद से ही अनियंत्रित युद्ध को रोका जा सकता है। बिल्कुल। तो स्रोतों से मिली इस विस्तृत जानकारी और विश्लेषण के बाद एक बहुत ही रोचक और उकसाने वाला विचार सामने आता है। और वो क्या है? वर्तमान में राष्ट्र अपनी सीमाओं और भौगोलिक सुरक्षा के लिए आमने सामने खड़े हैं, लेकिन अगर भविष्य के युद्ध पूरी तरह से डेटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स पर लड़े जाने वाले हैं, यदि एक शत्रु राष्ट्र बिना सीमा पार किए किसी देश के पूरे वित्तीय और ऊर्जा ग्रिड को एक क्लिक से नष्ट कर सकता है, तो क्या जमीनी सीमाओं को लेकर होने वाले ये पारंपरिक संघर्ष आने वाले समय में अप्रासंगिक नहीं हो जाएंगे? ये सोचने वाली बात है कि क्या आने वाले दशकों में हथियारों से ज्यादा माइक्रोचिप्स और इंटरनेट केबल्स ये तय करेंगे कि असली सुपर पावर कौन है? एकदम सही। अगर ताकत की असली चाबी पूरी तरह से तकनीक के हाथ में जा रही है, तो शायद भूगोल पर आधारित ये पुरानी लड़ाइयाँ भविष्य के तकनीकी युद्धों के सामने बहुत छोटी पड़ जाएंगी। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जिस पर गहराई से मंथन किया जाना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।